ये बताइए सर, गरीब आदमी 4 साल तक एक केस को कैसे परस्यू करें? आप नहीं समझते हैं इट्स एन डिफिकल्ट टास्क फॉर अ पुअर पर्सन टू परस्यू सच अ केस? देखें, इसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्दो ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुहावरतन ये बात है कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम से जस्टिस अगर किसी को लेना है तो उस शख्स को मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए, उसके जूते जो है वो लोहे के होने चाहिए और उसकी जेब जो है वो कारून के ख़जाने के बराबर हो तो आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाए। लायक नहीं होता तो डकैती चोरी आती है, हम मना कर देते हैं उनको, जिसमें हमें पता होता है कि ये शख्स। अच्छा, ये क्रेडिट भी आपको जाता है कि किसी चोर का केस आए, डाकू साहब का केस आए तो आप उनको मना कर देते हैं? मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। देखें, बाय प्रोफेशन मैं आपको बता दूँ कि फैमिली के हिसाब से हमारा अपना एक मतलब दूसरे बिज़नेस वगैरह मामला हम तो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मेरा इस प्रोफेशन में आने का मकसद यही था कि जस्ट जो है वो एक जस्टिस लोगों को मिल सके। अच्छा, अगर हम भी हर किस्म का केस, चोरी डकैती, तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी थॉट है, बाकी कोई अगर कोई बुरा माने तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, कि ये रिस्क मेरे हिसाब से ये रिस्क हराम में है कि अगर वो जानबूझकर किसी मुजरिम की आनत कर रहा है। क्योंकि आप भी इस तरह के काम करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, और ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, हमारा भी ये वतीरा रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि किसी गरीब की आवाज़ आप जैसे करते धरते और आला अवानों तक, आला अदालतों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ मैसेज दे दीजिए उन हजरात के लिए, क्योंकि आपको पता है गरीब ही फंसता है, गरीब पर ही तमाम कवानीन जो है वो लागू हो जाते हैं। वो गरीब जो बिल्कुल ही फ़ीस की वजह से किसी भी केस को परस्यू या फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ आप मदद कर सकते हैं तो बताइए इस प्लेटफॉर्म। यू आर द वन ऑफ दोस्त लॉयर्स की जो कि इस तरह की केसेस को आप लेके चलें और सज़ा दिलाने पे कामयाब हुए। कामयाब तरीन वकील समझते हैं आप अपने आप को माशाल्लाह से? देखें, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, अगर अल्लाह ताला के लिए ही रज़ा के लिए काम करें तो वो इज़्ज़त से नवाजता है। और इस केस में भी ऐसा ही था कि मुलजिम जो है बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड था और ओवर कॉन्फिडेंट था। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अहाते में, जहाँ एक तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आता है 2018 में। उसकी समाअत गुज़श्ता रोज़ हुई और देखते हैं आप हम अदालत के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर उस मुलजिम को सज़ा सुनाई गई। नॉर्मली देखा जाता है तेज़ाब गर्दी की केसेस को इस तरह परस्यू नहीं किया जाता है, सज़ा नहीं मिलती है, मगर 4 साल बाद इस मुलजिम को जो है सज़ा मिली है। मुलजिम का नाम और क्या रिश्ता था आपस में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उस केस को जो वकील साहब परस्यू कर रहे हैं, मोहम्मद तकी साहब इस केस को देख रहे हैं, उनसे जानेंगे और कुछ कंपैरिजन भी करेंगे कि 90 की दहाई से अगर हम इस तरह की केसेस को कंपेयर करते हैं तो क्या अब कुछ कमी आई हैं। कुछ सज़ाओं में भी हमने देखा है कि सज़ाएं भी कुछ सॉफ्ट इमेज के साथ सुनाई जाती हैं, सज़ा भी नहीं मिलती हैं इस तरह के मुलजिमान, चूँकि अदम सबूत के बिना पे केसेस जो है उसके नताइज नहीं मिलते हैं। मगर इस केस की जहाँ तक बात है, 4 साल बाद ये केस आप कर सकते हैं, मुलजिम को बाकायदा सज़ा सुनाई गई हैं, कितने साल की सज़ा सुनाई गई हैं और उसके साथ साथ जुर्माना भी सुना है। कोई अच्छा खासा जुर्माना लगाया गया है, कितना जुर्माना लगाया गया है मौजिज़ अदालत की जानिब से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस केस के वकील मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक केस था 2018 का, थाना जो है सोल्जर बाज़ार की हदूद में ये वाक़या पेश आता है और आप उसकी वकालत करते हैं और 4 साल बाद आप उसको सज़ा दिलाने में कामयाब होते हैं। तो बताइए सर, ये केस किस नौइयत की और इसमें जो विक्टिम और जो मुद्दई थे उनका रिश्ता क्या था? थोड़ी सी मैं आपको तफसील इसमें दे दूँ। ये केस FIR नंबर 315 2018 पुलिस स्टेशन सोल्जर बाज़ार में लॉज होता है और इसमें कुछ यूनिक बातें थी, क्योंकि ये तेज़ाब गर्दी, अमूमन इस केस को हम तेज़ाब गर्दी का केस कहते हैं, ये एसिड थ्रो ऑफेंस कहलाता है। इसके हवाले से एक नई सेक्शन 336B PPC ये अभी हमारे जो है वो शेड्यूल में इंसर्ट हुई है और इसकी अमेंडमेंट आई है इसके अंदर, और एक बहुत अच्छा इकदाम हो गया है, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते थे और अमूमन छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे रंजिश में आके वो फ़ौरन जो है वो
तेज़ाब गर्दी का मामला कर बैठते थे। तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि ससुर ने अपने दामाद पर, ससुर का नाम था आगा शारिक और जो दामाद था उस जो विक्टिम है उसका नाम है मेहदी अब्बास। तो इसके ऊपर जो है वो इन दोनों के दरमियान ये केस हुआ है। ससुर ने, आगा शारिक ने मेहदी अब्बास जो कि उनका दामाद है उनके ऊपर ये तेज़ाब फेंका। अच्छा, उसकी वजूहात क्या? उसकी वजूहात मुख्तसर इतनी सी थी कि जो दामाद है, क्योंकि वो बड़ा दामाद है और ये आगा शारिक और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है इनमें कुछ आपस में घरेलू नाचाकियाँ रहती थी। तो क्योंकि बड़ा दामाद है वो बड़े बेटे की जगह पे होता है, तो शारिक साहब ने दामाद को अपने घर बुलाया कि वो अपनी सास को यानी मेहदी अब्बास अपनी सास को यानी आगा शारिक की ज़ौजा को समझाए बुझाए और वो आप इसमें कुछ मामला तय कर ले। तो इस बात पे कुछ नाचाकियाँ चल रही थी इन दोनों के दरमियान। तो मेहदी अब्बास ने, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि मेहदी अब्बास ने फिर इसमें ये कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आप दोनों के दरमियान कोई जो है पैसिफिकेशन करवा सकूँ, सुलह सफाई करवा दूँ। लेकिन वो ससुर साहब जो है बज़िद थे कि नहीं, अभी मेरे सामने कॉल करो और अभी अभी उनको समझाओ और उनको बोलो कि अभी यहाँ घर आ जाए। अच्छा। तो मेहदी अब्बास ने कहा कि देखिए आपके दरमियान ये नाचाकिया पुरानी है और कई दफ़ा हो चुके हैं मामलात, और ये मामलात ऐसे नहीं होते। मैं जाऊँगा उनके घर जाके उनको समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। बस वो इतनी सी बात पर जो है वो आगा शारिक उसमें तैश में आ गया और वो पहले से ही यानी एक प्री प्लान उसने काम किया हुआ था, घर में एसिड ला कर रखा हुआ था और वो एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड था, जो हम नॉर्मल अपनी ये जो सेवरेज लाइंस है उसको जब चौक हो जाती हैं तो उसको जो है डी चौक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाब डालते हैं ताकि नालियाँ वगैरह साफ़ हो जाएं। तो ये वो ख़तरनाक तेज़ाब होता है। तो ये लाकर उन्होंने पहले से घर में रखा था और फिर उन्होंने कहा अपने दामाद से, मेहदी अब्बास से, कि आप इंतज़ार करें, मैं आपके लिए कुछ चाय या कोई चीज़ लेकर आता हूँ। वो अपनी जो है वो बैठा हुआ था इंतज़ार में, वो किचन में गए हैं और एक गिलास के अंदर ये भर कर लेकर आए और वो उसके ऊपर लाते ही उसके मुंह पे जो है वो उसने थ्रो कर दिया। तो उसकी पूरी बॉडी, उसकी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसका कंप्लीट डैमेज हुआ है और वो शख्स यूँ समझ लें कि मौत से बदतर ज़िंदगी में आ चुका। अच्छा सर, झुलसने वाले जो विक्टिम है उसकी हालत बताइए, अभी उसकी हालत ज़ार कैसी है? हालत ज़ार बस जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो उसमें हुआ यही था कि इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बिल्कुल जो है वो चेहरे पे थ्रो हुआ था और चेहरे पे जब उनके फेंका गया तेज़ाब तो उसमें हुआ ये, इसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं कहता हूँ कि कितने ही ख़तरनाक तनाज़ात क्यों ना हो, किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की। ये चीज़ें तो हमारे रवैये में तब्दीली आने में थोड़ी सी देर लगेगी, न जाने कब ये तब्दीली आ जाए। और हम दुआगो हैं उस झुलसने वाले जो भी विक्टिम हैं उनकी सेहत याबी के लिए। अच्छा ये फरमाइए सर, अब 4 साल लगे इस केस को परस्यू करते करते और जो कल्प्रिट था उसको सज़ा दिलवाने में 4 साल का अरसा कुछ ज़्यादा नहीं है सर? देखें, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा लिम्पिंग सिस्टम है। इतना जो है वो पैरालाइज सिस्टम है कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर ऑल दो कि इसके अंदर बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने की ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खान खोसा साहब ने अभी एक बहुत अच्छा इक़दाम किया था कि मॉडल कोर्ट्स का एक इंट्रोडक्शन करवाया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई और वो विद इन फ्यू डेज़ उसका जो है मामला हल हो जाता था। लेकिन जब ऑर्डनरी कोर्ट्स के अंदर ये केसेस चलते हैं, इवन कि अब तो हमारी जो एंटी टेररिज्म जो स्पेशल कोर्ट्स है उसमें भी जो केसेस चलते हैं तो उसमें कभी ये होता है कि एक वकील साहब है, कभी दूसरे नहीं है, कभी प्रोसिक्यूटर गायब हैं, कभी जज साहब नहीं है, कभी स्ट्राइक हो गई, ये बहुत मामलात होते रहते हैं। और इवन कि अगर तमाम कोरम कंप्लीट होता है तो कभी कभी विटनेस नहीं आते। तो ये बहुत मामला है हमारे यहाँ। और इसके बताइए सर, गरीब आदमी 4 साल तक एक केस को कैसे परस्यू करें? आप नहीं समझते हैं इट्स एन टास्क फॉर अ पुअर पर्सन टू परस्यू सच अ केस? देखें, इसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्दो ऐसा तो नहीं है लेकिन मुहावरतन ये बात है कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम से जस्टिस अगर किसी को लेना है तो उस शख्स को मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए, उसके जूते जो है वो लोहे के होने चाहिए
और उसकी जेब जो है वो कानून के ख़जाने के बराबर हो तो आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कानून के ख़जाने से मुराद है खुदा न खासा रिश्वत या कोई गलत मकसद, लेकिन इतने अखराजात होते हैं वकला हज़रात के, फिर आने जाने के, फिर यहाँ पर केस में जब लगाते हैं बहुत कुछ होता है। तो एक अपील होती है, फिर रिवीजन होती है, फिर अपील, फिर रिमांड होता है, तो एक सिस्टम यानी मल्टीप्लाई होता चला जाता है। सर, इस केस के बाद मुझे यूँ लग रहा है कि यकीनन इस तरह के केसेस को फॉलो अप नहीं किया जाता है। उसकी वजह ही यही है क्योंकि अदम सबूत के बिना पे उन्हें जो है छोड़ा जाता है, उनको सज़ा सुनाई नहीं जाती है। नॉर्मली देखें, इसके जो विक्टिम बनते हैं वो गरीब ही बनते हैं। एसिड के केसेस कम ही हमने देखे हैं किसी अमीर के साथ पेश आया हो, मगर गरीब व गुरबा के साथ ये केस कंटिन्यूसली पेश आते हैं। अब ये बताइए सर, हम इसको अगर 90 की दहाई से इसको कंपेयर कर लेते हैं तो अब क्या कुछ कमी आई हैं या वही सिलसिला जारी है जिसको मौका मिलता है और एसिड फेंक के वो अदम सबूत के बिना पे जान छुड़ाता है जो भी कल्प्रिट होता है? देखिए, तेज़ाब गर्दी का जो वाक़या है, एसिड ऑफेंस हमारे यहाँ मुल्क में बहुत कॉमन था पहले, बिफोर द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 336B PPC। जब ये हमारे ऑफेंस शेड्यूल में आ गया है PPC में, तो उसके बाद से काफ़ी हद तक कमी हो गई, क्योंकि पहले लोगों को इस चीज़ का डर ही नहीं था कि हमें कोई बड़ी सज़ा हो गया, कुछ होगा। बहुत ज़्यादा हुई तो 2, 4, 5, 7 साल की होगी और उसमें से भी रेमिशंस और बहुत सारी सज़ा कट जाती है, तो वो बहुत जल्द बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे इस केस की आप मिसाल ले लें कि इसमें 14 इयर्स की रिगरस इम्प्रिजमेंट हुई है, RI हुई है उसको, और प्लस जो इसका एक्यूमुलेटेड जो फ़ाइन हुआ है वो अराउंड 35 लाख है। और उसमें एक जो दियत का जो फ़ाइन है उसके अंदर जज साहब ने ये हेल्ड किया है कि अराउंड 21 लाख समथिंग बनता है, जो हाफ ऑफ दियत है, क्योंकि अगर मर्डर हो जाए या तो उसका तो फुल दियत होती है जो कि अराउंड 43 है और 43 लाख। और यह है कि उसका हाफ दियत जो है अगर इतलाफ़ उदू होता है, किसी शख्स के तेज़ाब या किसी की आँख, कान, नाक कोई अज़ा काट दिए गए हो, तो ये इतलाफ़ उदू में आता है और इसकी हाफ दियत होती है। और इस वजह से जज साहब ने इसमें तकरीबन 21.5 लाख रुपए का फ़ाइन किया और उसमें ये हेल्ड किया है कि ये जब तक इम्प्रिजमेंट में रहेगा टिल पेमेंट, यानी अब अगर शख्स पेमेंट करेगा तो बाहर आएगा, अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये बताइए, अगर जो कल्प्रिट होता है उसके पास इतने लाख की गुंजाइश ना हो तो फिर उसके लिए क्या सज़ा होती है? क्या सज़ा में एक्सटेंशन मिलती है या उसको बरी किया जाता है उस बिना पे, गुर्बत की बिना पे? देखें, ये तो आगे चलकर फिर हमारी ऑनरेबल जो एपेक्स कोर्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या हेल्ड करते हैं, क्योंकि उनके भी वर्डिक्ट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और एज़ पर दी नीड ऑफ टाइम वो अपने वर्डिक्स चेंज करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे फैसले जो उन्होंने पास्ट में कुछ कहा और बाद में फिर एकदम से नया फ़ैसला आ गया, तो हमें नए जो जजमेंट्स होती है उसको फॉलो करना होता है। और ये पॉसिबल है कि अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ जो है वो पुअरनेस के भाई वो शख्स नहीं है, गरीब है और नहीं कर सकता, तो बिल्कुल उसको रेमिशंस मिल सकती है। और आगे चल के एक बहुत बड़ी सज़ा काटने के बाद जब ऑनरेबल कोर्ट ये समझे कि अब इस शख्स का जो है बिहाइंड द बार रखना कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा, तो वो मतलब जो है रेमिशंस दे सकते हैं, उनकी सज़ा माफ़ करके उनको बाहर। इसके एक्यूज़ को ये हक हासिल है कि वो किसी एपेक्स कोर्ट से जो भी उनके ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई गई है उसके ख़िलाफ़ कहीं जाएं, किसी एपेक्स कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं? बिल्कुल, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स हमारी है। इसके बाद जिस कोर्ट से अभी जजमेंट आया है, ये कोर्ट है हमारी 2nd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की है। ऑनरेबल जज साहब हमारे हैं गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट जो एज़ प्रोवाइडेड अंडर लॉ इसके ख़िलाफ़ अपील बनती है जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल होगी। और ये इट इज़ अ एब्सोल्यूट राइट ऑफ एक्यूज़ पर्सन कि जिसके ख़िलाफ़ ये सज़ा हुई है वो जाए और वहाँ पर अपील फ़ाइल करें। अगर वो वहाँ पर प्रूफ कर देता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो मुझे कन्विक्शन दी है वो उन्होंने मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग या वो एविडेंस जो अवेलेबल नहीं था उस बेस पर मुझे सज़ा सुनाई है, कोई आर्बिट्रेटरी ग्राउंड है, तो इसके ऊपर जज जो है वो सुपीरियर कोर्ट हमारी कंसिडर करती है और उसकी अपील अलाउ भी कर सकती है। और लेकिन ऐसे केसेस में, क्योंकि अभी मैंने और भी बहुत सारे केस इस तरह के चलाए हैं और बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये ऑफेंस है एंटी टेररिज्म कोड का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस कोर्ट से, इसी कोर्ट से एक एप्लीकेशन मैंने मूव की थी
कि ये इस कोर्ट का ट्रायल नहीं बनता, ये इनके पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, और क्योंकि ये एंटी टेररिज्म स्पेशल कोर्ट का ट्रायल है, लिहाजा इस केस को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। आफ्टर द लेंथी आर्गूमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट ने ये एक जजमेंट पास की, ऑर्डर पास किया इसके ऊपर कि यस दिस कोर्ट इज़ लैकिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लिहाजा इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में भेज दिया जाए। फिर यहाँ से एक केस ट्रांसफ़र हुआ, केस ट्रांसफ़र होकर गया है ऑनरेबल 16th ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट में गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जज साहब ने अंडर सेक्शन 23 ऑफ ATC उन्होंने ये हेल्ड किया कि ये ऑर्डनरी केस है, लिहाजा इसको मैं दोबारा वहीं भेज देता हूँ ऑर्डनरी कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा आ गया। अब जाहिर बात है कि हम अगर इसके अगेंस्ट अपील में जाते, रिवीजन में जाते, तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम था हमारा। पब्लिक नॉलेज के लिए बताइए, ये ऑलरेडी जो है ATC में जा चुका है ये केस, और वहाँ से इसको दोबारा यहाँ भेज दिया गया है, ये कह रहे हैं आप। क्या ये केस एंटी टेररिज्म कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता सर? देखें, ये जो सेक्शन आई है 336B, ये हमारा ATC शेड्यूल ऑफेंस है, लेकिन इसके आगे इसमें जो है वो फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट्स आर अवेलेबल, तो लिहाजा कुछ ऑर्डनरी कोर्ट्स में चल रहे हैं, कुछ एंटी टेररिज्म में कोर्ट में चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर फाइनल आर्गूमेंट्स में जो रिलाई किया था वो एक जजमेंट था जो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जिसमें कॉन्विक्ट किया यही एसिड ऑफेंस के अंदर, एंड देन द अक्यूज्ड पर्सन फाइल्ड एन अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो है उस कॉन्विक्शन को जो ATC कोर्ट ने दी थी उसको अपहेल्ड किया, और वहाँ पर उसमें एक वर्डिक्ट दिया है कि दिस ऑफेंस इज मोर डेंजरस, मोर ग्रेवियस देन मर्डर। इनस ऑफेंसेस को कहा गया है कि ये जो है वो कत्ल से ज़्यादा शदीद है, तो लिहाजा एसिड केसेस के अंदर अपील नॉर्मली अलाउ नहीं होती है। तो आई होप कि ये अपील में भी अगर जाएंगे तो अपील भी इनकी अलाउ नहीं हो सकती, और मैं समझता हूँ कि इस कोर्ट ने, इस मोजिस अदालत ने जो सज़ा सुनाई है वो कम से कम दी है, क्योंकि जो 336 PPC में लिखा है, B में 336B PPC में उसमें लिखा है कि मिनिमम 14 ईयर्स, मैक्सिमम इसको लाइफ टाइम भी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो ये मतलब जज साहब ने थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया है और इसमें इनको 14 ईयर्स दी, अलबत्ता इसमें लाइफ टाइम भी हो सकती थी। अच्छा सर, ये बताइए इसमें सेक्शंस क्या लगते हैं और इस केस में सेक्शन क्या लग चुका है? देखें, इस केस के अंदर बेसिकली सेक्शन जो लगा था वो 324 अटेम्प्ट टू मर्डर, और जब फिर FIR कटी उस वक्त मैंने SHO साहब से भी कहा था, IO साहब से भी कहा था कि देखें ये तो ऑलरेडी इसके अंदर बाय डेफिनेशन ये प्रोवाइडेड अंडर लॉ है, हमारे शेड्यूल जो हमारा जो है शेड्यूल 2 है उसके अंदर ये मौजूद है PPC शेड्यूल में, कि उसके एक अलग से सेक्शन इंसर्ट हो गई है और इंट्रोड्यूस हुई है। उसमें ये है कि 336B ऑल दोज ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड विद द कोरोसिव सब्सटेंस मिन तेज़ाब और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये आता ही 336B में है। लेकिन बहरहाल वो आप समझते हैं कि हमारे जो पुलिस हजरात हैं वो इतनी नॉलेज तो रखते नहीं हैं, तो बहरहाल हम फिर उनसे ज़्यादा बहस नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं कि आपने जो करना है कीजिए, क्योंकि आपने आना फाइनली कोर्ट में ही है, और ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी बात को मानना या नहीं मानना वो उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अब कोर्ट को असिस्ट करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो हम फाइनली कोर्ट में ही यहाँ पर जो है वो लड़ लेते हैं। इसी तरह का एक और केस था, मैं साथ साथ एक और केस का भी हवाला दे चलूँ। एक सोशल वर्कर है, कोई खातून है बिस्मा नौरीन साहिबा, जो कि हाई कोर्ट में बैठी होती हैं, वकील तो नहीं है वो, और उनके बारे में शोहरत ये है कि वो काफ़ी वकीलों के ख़िलाफ़ जो है मुग़लज़ात बकती रहती हैं, और कभी पता नहीं वकील माफिया और ये माफिया और बहुत कुछ करती रहती है। उन्होंने अभी पिछले दिनों अपनी एम्बिट, अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस की, क्योंकि जब देखा कि मुझे तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक फ़िरके के बारे में ये लफ्ज़ कहा कि वो फ़िरका काफिर है। तो उस फ़िरके के कुछ जो लोग थे जो उसके मानने वाले हैं, तो उनकी रिलीजियस जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई, और वो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। अब जाहिर बात है हम तो वकील हैं, हमने तो केसेस लेने हर तरह के, और कोशिश करते हैं कि हम जो है वो अपने ज़मीर को सामने रखते हैं, पहले स्क्रूटनी करते हैं कि क्या ये केस जो है वो हम लें तो इससे अल्लाह राज़ी है या नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि जो गुनाह के काम हैं उनकी मावनत ना करो, नेकी के काम में एक दूसरे की मावनत करो। तो हम खुश रखे आपको तकी साहब। अब ये फरमाइए, क्योंकि ये एक रिश्ता है, आपको लगता है आगे जाके मुद्दई साहब हैं वो इनको कुछ माफ़ी दे सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले जो मेरे पिछली बात थी थोड़ी सी, उसकी मैं थोड़ी सी कंटिन्यू कर दूं। आई थिंक कि वो बहुत फ्रूटफुल है, जो ऑडियंस होगी, जो सुनेंगे, उनके लिए काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि हम भी लर्निंग करते थे, हर बंदा लर्निंग करता है।
तो उसमें वो बिस्मा नौरीन साहिबा ने जो उस फ़िरके को काफिर करार दिया, तो उसके ऊपर हमने फिर एक FIR लॉन्च करवाई, क्योंकि हमारे पास कानून में सेक्शन 295A PPC और 298 के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई शख्स किसी फ़िरके की काफिर कहता है, उसकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो वो शख्स के पास राइट है वो केस करवाए। हमने थाना ब्रिगेड में FIR लॉन्च करवाई। वहाँ पर SHO साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि देखें कि ये ATC का केस बनता है। अव्वल तो उन्होंने बहुत पहले धक्के खिलाए, क्योंकि ये एडिशनल IG तक केस गया, कोई लेने को तैयार नहीं था। फिर हमने 22 से करवाई, इत्तफाक 22 से भी इसी कोर्ट से सेकंड ADJ ईस्ट से ही हुई, और फिर वो 22 से पे FIR लॉन्च हुई। और 22 से पे होने के बाद जब मैंने SHO साहब से कहा कि देखें अब तो FIR हो गई है, अब आप कम अज़ कम इतनी मेरी मान लें कि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ कानून का, तो आप मुझे कम अज़ कम इतनी अप्रिसिएशन दें कि ये ATC का केस बनता है, आप इसमें ATC सेक्शंस जो है वो इंसर्ट करें। उन्होंने जो है वो मना कर दिया, बोला ये ATC नहीं लगेगी। फिर उनके SSP साहब तक बात गई, उन्होंने ही मना कर दिया। IO साहब आए, IO साहब ने मना कर दिया। अच्छा, अब जब सारे फॉरम्स, वही मैंने आपसे बात बताई कि हम फिर पुलिस से ज़्यादा, क्योंकि हमने कोई लॉ कॉलेज नहीं खोला कि हम इनको पढ़ाते रहे, तो हम फिर उनसे कहते हैं कि आपने जितना बेड़ा गर्क करना है, सत्यानाश करना है केस का कीजिए, आना अपने कोर्ट में ही, और हम जाने फिर और जज साहब जाने। तो जब जज साहब के पास केस आया तो इत्तफाक है, सोने पे सुहागा ये हुआ कि जज साहब ने भी केस तो वो लेकर आ गया हमारी लोकल सेक्शंस में। तो जज साहब ने फिर मुझे ऐसे ही इशारतन एक बात कही कि देखें ये तो केस ही नहीं बनता मेरे नज़दीक, ये तो शायद C क्लास का है। तो मुझे यहाँ बड़ी एक समझ के शौक हुआ मैं, और फिर मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा कि सर पुलिस की हजरात तक तो ठीक थी ये बात, लेकिन अब आप अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे फुल लेंथ आर्गूमेंट करने पड़ेंगे, और जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो सीखा है सर, मैं कोशिश करूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करूँ, और ऑनरेबल कोर्ट इंशाल्लाह कन्विंस होंगी। क्योंकि आप कह रहे हैं केस नहीं बनता, मेरा कहना ये है कि ये ऑर्डिनरी कोर्ट का नहीं बनता, ये ATC का बनता है। तो बहरहाल वो फिर लेंदी आर्गूमेंट हुए, 2.25 घंटे आर्गूमेंट्स हमने किए। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जो है दूसरी प्रोविंसेस की कोर्ट्स, सिंध हाई कोर्ट, सबके हमने जजमेंट्स वहाँ प्रोवाइड किए। तो जज साहब उसमें फिर हमसे जो है वो सेटिस्फाई हुए, और वो आखिरकार वो कन्विंस हो गए। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि यस, ये बिस्मा नौरीन वाला केस जो है ऑर्डिनरी कोर्ट का नहीं है, ये ATC का केस है, और वो अभी ATC कोर्ट में 16 नंबर ATC में केस चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूँ कि देखें, रह गई बात कि आपने कहा कि ये दोनों रिश्तेदार हैं, आप इसमें ससुर दामाद हैं। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की, और मैं आपको एक और बता दूं कि मेरा अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटा सा अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश भी करता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कौल है कि अगर लोगों में मसालियत करवा दो तो ये तुम्हें 70 मकबूल हजों से ज़्यादा सवाब देगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको लड़वाऊँ नहीं, बल्कि मैं कभी अपने ऑफिस, कभी घर, और मैं पर्सनल एफर्ट्स लेता हूँ कि अगर कोशिश हो जाए कि आप इसमें इनकी पैसिफिकेशन हो जाए। खुसूसन फैमिली केसेस मेरे पास आते हैं, मियाँ बीवी के खुला, ये वो, बच्चों की कस्टडी, मैं इनको कोशिश करता हूँ कि इनको सुलह सफाई करवा दूँ। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मशहूर भी इसी में हो गया हूँ कि भाई ये वकील साहब केस नहीं लड़ते तो सुलह ही करवाते हैं ज़्यादा। तो मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, और जब हम पार्टी को कहते हैं कि हद अपनी यानी हुज्जत तमाम कर देते हैं, नहीं मानते, फिर हम केस लड़ लेते हैं। ऐसा इस केस में हुआ। जब इस केस में ये शारिक साहब जो मुल्जिम है, मैंने इनसे बारहा कहा, क्योंकि दोनों एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सास और दामाद, ससुर और दामाद का रिश्ता है इनका, और इत्तेफाक ये है कि मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखें कि भाई आप इसमें बैठ के घर की बात घर में रख के सुलह सफाई कर लो। और मैंने अपने मुद्दई को ये समझाया कि देखो, अल्लाह को ये बात पसंद है कि अगर तुम माफ़ कर दो, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि माफ़ करना उसे ज़ेब देता है जो सज़ा देने पे कादिर हो। तो मैंने उस शख्स को अपने कन्विंस कर लिया। उसने मुझे कहा कि इसे माफ़ीनामा लिख दें, हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मुल्जिम साहब थे वो इतने मिसगाइडेड थे, क्योंकि जेल में अमूमन लोग कैदी आपस में कंसल्टेशन होती है, तो किसी ने उनको ये मिसगाइड किया कि देखें ये एक विद इन अ रूम ऑफेंस है, देयर इज़ नो एनी आई विटनेस। तो वो उनके जहन में एक ये खब्त बैठ गया था कि क्योंकि आई विटनेस नहीं है, लिहाजा मैं जो है वो ग्रेसफुली यहाँ से एक्विट होऊंगा। और वो बार बार कहता भी था कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से बरी होने के बाद तुम्हारे ख़िलाफ़ मैं हर जाने का केस भी करूँगा। तो उसको मिसगाइडेड था। मैंने उसको बार हाथ समझाया, एक एज अ ब्रदर मैंने समझाया कि देखो आप मिसगाइडेड हो, और मैं आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर कह रहा हूँ कि दोनों सुलह सफाई करो। वो फिर भी नहीं माना, आखिरकार जो है उसको यहाँ से सज़ा हो गई। तो ये बताइए सर, अब ये केस किस तरह चलेगा आगे? इसी कोर्ट में चलेगा या ATC में चलेगा? चलना कहाँ है इस केस ने? देखें, अब तो यहाँ ये वाइंड अप हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पहले आया, फिर इसके बाद ATC गया, फिर ये वापस लोकल कोर्ट्स में, हमारे पास ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आ गया, और अब यहाँ जजमेंट हो चुका है।
अब ये इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ ये हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, वहाँ ट्रायल तो नहीं होगा, वहाँ सिर्फ जजमेंट होगा। और अब मतलब जो है वो इट इज़ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, तो अब इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं बचा है। हाँ, अलबत्ता ये कि अपील में ऑनरेबल कोर्ट दोबारा रिमांड करके इधर कह सकती है कि आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसको दोबारा गो थ्रू करें। जो मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग है, हो सकता है जजमेंट में कोई लिखना हो, इंसान है, गलती हो सकती है किसी से भी, इसीलिए एपलेट फॉरम्स मौजूद होते हैं कि वो उसकी जो है रेक्टिफिकेशन कर दें, करेक्शन कर दें। तो ये भी पॉसिबल है कि वो रिमांड करें और जज साहब से कहें कि इसके ऊपर री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करें और उसके बाद जो है आप दोबारा एक फ्रेश जजमेंट पास करें। अच्छा, फाइनली ये बताएं सर, इस जो एसेट केस होता है नॉर्मली हम देखते हैं उसमें ज़्यादा शोर मचता है, शोर गुल होता है, तो इस केस में भी यकीनन शोर मचा होगा। कुछ जो समाजी जो NGOs हैं वो भी आए होंगे, आपको कुछ मदद मिली होगी। कहाँ तक जो है कुछ NGOs ने आप तक रसाई की? अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि वो लोग के जो केस को नहीं चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते लोग, या बहुत ही ज़्यादा गुर्बत वाले लोग होते हैं, वो अमूमन NGO या दूसरे जो चैरिटी फॉरम्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुद्दा जो है हमारा एज सच इतना फाइनेंशियली वो नहीं था। और दूसरा ये है कि मैं भी ऐसे केसेस में कि जहाँ पर इंसानियत सोज जहाँ मजालिम हुए हो, तो मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फ़ीस बहुत मिनिमम रखता हूँ, और ताकि मतलब इस केसेस में एक प्रेसिडेंट सेट हो दूसरे लोगों के लिए कि जो अभी जहनों में ये प्लानिंग करके बैठे कि मैं शायद ऐसा कोई काम करूँ, तो उनके लिए प्रेसिडेंट्स बने। तो हम भी मतलब ठीक है, वकील अपनी जगह है, लेकिन हमें भी अपना किचन चलाना है, सब कुछ है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा वो जुल्म नहीं करते कि नहीं इतनी फ़ीस लाओ, ये करो, वो करो। तो केसेस मेरे पास इस तरह के माशा कि मैं आपको ये कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और छोटी सी बात बता चलूँ कि ना सिर्फ मैं, बल्कि जब हमने इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने अल्लाह से यही सबसे पहले दुआ की थी कि अल्लाह जिस मनसब पे तू मुझे ले जा रहा है, अपनी रज़ा के काम मुझसे लेना। और ठीक है, दुनियादारी अपनी जगह है, चलती है, किचन भी हमें चलाना है, लेकिन हमारी भी अपनी फैमिली है, सब कुछ है। अब बात एक होती है कि एक एक्सेसिव होता है, हाईली एक्सेसिव, कि मतलब एक फ़ीस मुझे लेनी है 50,000 किसी केस की, मैं कहूँ 5 लाख, तो ये अल्लाह को भी बेहद मुनाफाखोरी तो अल्लाह को वैसे ही पसंद नहीं है। तो हम भी इसमें बहुत अपना एक एवरेज सिस्टम लेके चलते हैं। मेरे साथ और बहुत सारे फेलोज़ हैं, अगर उनकी इजाज़त होती तो मैं नाम देता, क्योंकि वो भी इन नेकी के काम में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इजाज़त नहीं, लिहाजा मैं उस फोरम का भी नाम नहीं बता सकता, ना उन वकीलों के नाम बता सकता हूँ। मेरे हम ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे, अगर कोई नीडी इस तरह का कोई बंदा होता है जिसको वकील साहिबान की ज़रूरत पड़े, तो यकीनन हम आपको ज़हमत देंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं उसमें आप डिनाई नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारे जो भी इस तरह के जो होते हैं बेचारे मज़लूम लोग, वो ट्रूली मज़लूम होते हैं, वो डिज़र्व होते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप क्या समझते हैं बात पे कि क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं है, देयर आर सो मैनी लेकुनाज इन द केस, और इस वजह से वो ग्रेसफुली यहाँ से एक्विट हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस शख्स के साथ जो जुल्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस शख्स की अगर मैं आपको भी तस्वीरें दिखा दूँ बिफोर एंड आफ्टर इंसिडेंट्स, तो आपको भी मतलब जो इंसानियत यानी शर्मा सकती है। तो अब यह है कि उस शख्स के साथ जुल्म हुआ, तो इसलिए मेरी दिली हमदर्दी उसके साथ थी कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ दे, और अल्लाह ने इंसाफ से नवाजा उसको। इल्तमास इसको ज़रा दिखाइएगा। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से वकील साहब ने एक एक्सक्लूसिवली हमें बताया इस केस के मुतालिक। केस बड़ा जो है ख़तरनाक केस था, इंसानियत सोच केस था, जो कि वकील साहब, वकील मोहम्मद तकी साहब जो है इस केस में जो भी विक्टिम था और उसको इंसाफ दिलाने में, और जो इसमें कल्प्रिट्स थे उन्हें जो है सलाखों के पीछे डालने में कामयाब रहे हैं। हम दुआगो हैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद ताला इस तरह की केसेस से हर शख्स को, हर पाकिस्तान के बसने वालों को बचाए रखे। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें, और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।